नमस्कार, रात के 9 बजने को है और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव से, जहां पर दिल्ली में चुनाव प्रचार जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तीखे हो चले हैं। अब सियासी लड़ाई गारंटी और फ्रीबीज से आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली का चुनावी दंगल राम, रावण और राक्षस पर आ चुका है। देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत। दिल्ली की लड़ाई रावण और मारीच पर आई। केजरीवाल ने सुनाई सोने के हिरण की गलत कहानी। दिल्ली का सियासी दंगल अपने सबसे हाई टेम्परामेंट पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रामायण के प्रसंग के बहाने बीजेपी पर सियासी वार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सुनाया वो विवाद की वजह बन गया। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। रामायण पर केजरीवाल के अल्प ज्ञान पर निशाना साधा और सवाल पूछे कि रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया तो मारीच कौन था? अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू है। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण सुनाई है ये तो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। मतलब कि राम जी गए थे खाने का इंतजाम करने, रावण सोने का हिरण बन के आया, माता सीता ने कहा मुझे सोने का हिरण चाहिए। ये क्या बता रहे हैं? ये क्या सुना रहे हैं? मुझे लगता है कि सोने में ही मन अटका हुआ है। सोने की टॉयलेट सीट, सोना सोना, शीश महल। केजरीवाल के रामायण पर दिए बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। केजरीवाल के बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास का ऐलान कर दिया। केजरीवाल के बयान के विरोध में वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे। उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की और हनुमान जी से माफी मांगी। हनुमान मंदिर पहुंचे हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सर यहाँ सुबह सुबह आप आए हैं। कल जिस तरह से श्री रामायण चरितमानस का अपमान किया गया है, जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या की गई और हमारे सनातन हमारे धर्म को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो तो अधर्मी है। उनकी नानी उन्हें क्या सुनाती थी मुझे नहीं पता, लेकिन रावण अगर हिरण का रूप बनकर, और वो भी सोने का हिरण, और झूठ ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक से भी बुलवा रहे हैं, बोलो आया था ना। तो अगर वो अभी तक शीश महल के सोने से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो गोल्ड उनको प्यारा है, तो प्रभु श्री राम ही इनका कल्याण करेंगे। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अधर्म किया है, हमने तो आज प्रभु राम से आके, हनुमान जी से आके हाथ जोड़ के माफी मांगी है और आज पूरा दिन हम उपवास करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब राम मंदिर की बात हो रही थी तब उन्होंने उस पर अपना एतराज जताते हुए अपनी नानी की बात कही थी कि वो नहीं चाहती हैं, और वो कहते हैं कट्टर हनुमान भक्त हैं। चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। इनकी नानी इनको बताती जी, जैसा ये खुद क्लेम करते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो उनको राम भी याद आ रहे हैं और पुजारी भी याद आ रहे हैं, ग्रंथी भी याद आ रहे हैं। तो ये लोग जिस धर्म विशेष की राजनीति करते हैं वो सबको पता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रामायण चरित्र की गलत व्याख्या की है, प्रभु इनको क्षमा नहीं करेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने रामायण में सीता हरण के जिस प्रसंग का जिक्र किया, उसी प्रसंग का जिक्र रामायण में भी है, लेकिन केजरीवाल ने गलत कहानी सुनाई। रामायण के सीता हरण प्रसंग के मुताबिक रावण का मामा मारीच सोने का हिरण बना था, न कि रावण। रावण के कहने पर उसने सोने के हिरण का भेष बदला। सोने का हिरण बनकर मारीच सीता के सामने गया। माता सीता ने प्रभु श्री राम से सोने का हिरण लाने की इच्छा जताई। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम हिरण के पीछे गए। श्री राम के बाण से बहरूपिया मारीच मारा गया। राम की खोज में जब लक्ष्मण गए तो रावण ने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया। और यही वजह है कि बीजेपी केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासी वार कर रही है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। दिल्ली चुनावों को लेकर बीजेपी ने दूसरा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के छात्रों और ऑटो वालों पर फोकस किया गया है। तो इस बार बीजेपी ने यह वादा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का दूसरा संकल्प पत्र जारी हो चुका है। इस संकल्प पत्र में सबसे पहले दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान का जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र की दूसरी अहम बात आपके कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और एसआईटी का गठन है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ ऐसे दांव हैं जो दिल्ली की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान हो। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम को बीजेपी का ये संकल्प पत्र अखर गया है। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है संकल्प पत्र पर छिड़ा यह सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 बाकी है।
तो चलिए बात करेंगे सैफ अली खान की, क्योंकि उनकी मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा कर सकती है। मध्य प्रदेश कोर्ट से पटौदी परिवार पर लगे आपत्ति पर स्टे के हटने के बाद उनकी पूरी संपत्ति अब सरकार की हो सकती है। पूरा मामला समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पटौदी परिवार की संपत्ति पर तलवार। सरकार लेगी 15,000 करोड़ की संपत्ति। भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति पर विवाद। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। भोपाल के कोहे फिजा से चिकलौत तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्ति फैली हुई है। पटौदी परिवार की करीब 100 एकड़ जमीन पर 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। दरअसल भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे खत्म हो गया है। भोपाल के नवाब सैफ अली खान की भोपाल से चिकलौत तक फैली करीब 1500 करोड़ की संपत्ति जल्द ही सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। उस पर लगा हुआ स्टे दिसंबर 24 में खत्म हो गया है और इसके तहत जो है कि करीब 1500 करोड़ की जो संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। वहीं मामले में जब भोपाल कलेक्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी करने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। अभी मुझे आदेश नहीं मिला है, ऐसा मुझे बताया लोगों ने कि आदेश आए, तो अगर कोई ऐसा आदेश होगा जो आएगा तो हम उसको एग्जामिन कराएंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे और एज पर अगर कुछ हाईकोर्ट का ऑर्डर होगा, जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश होगा, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सरकार के पटौदियों की जमीन पर कब्जे को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नवाब हमीदुल्लाह की वालदा की जमीन है, ये जमीन हमारे परिवार को दी थी और ये जमीन हमारी है। उन्हीं के दिए हुए मकानों के अंदर रहना, हम यहाँ पर कोई कब्जाधारी नहीं है, मतलब हमें बसाया गया है यहाँ पर लाके और जब से ही हम लोग यहाँ पर काबिज हैं। भोपाल हमीदुल्लाह नवाब भोपाल का था, उनके वारिस जो है सैफ अली खान है, साजिदा सुल्तान है और ये प्रॉपर प्राइवेट मिल्कियत है। यहाँ हमने ब्लैक बस्ती में एडजस्ट कर दिया था, उसको ग्रीन बेल्ट में लेकर आए। ग्रीन बेल्ट से बलराम जाखड़ राज्यपाल महोदय से मीटिंग की। स्टे हटने के बाद अब सरकार नवाब परिसर की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में लाकर 2015 के आदेश के तहत अपनी कस्टडी में ले सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2015 में ये स्पष्ट किया कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थी, जो पाकिस्तान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस के हाथ अलग अलग तरह की जानकारियां लग रही हैं। और अब खबर यह भी है कि वारदात के रिक्रिएशन के दौरान मुंबई पुलिस को कई अहम बातें पता चली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान पर हमले की पूरी कहानी, वारदात से जुड़ा सनसनीखेज सच, 1 करोड़ के डिमांड की कई थ्योरी, ये वही टीम है जिसने सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और अब इस जांच टीम को सम्मानित किया गया। लेकिन इस केस की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी टीम को अब जो भी कुछ पता चल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी सैफ अली खान के छोटे बेटे को बंधक बनाने की फिराक में तो नहीं था, क्योंकि दावा किया गया है कि वारदात के वक्त हमलावर शरीफुल इस्लाम ने 1 करोड़ की डिमांड की थी।
सूत्रों का ये भी कहना है कि आरोपी को बड़ी रकम इसलिए चाहिए थी ताकि वो भारत से बांग्लादेश जा सके। इस दौरान मुंबई पुलिस को ये भी पता चला है कि जब आरोपी शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान के घर पर चोरी की, उस दौरान उनके घर में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 4 पुरुष नौकर, 4 महिला केयरटेकर थे। लेकिन शोर सुनकर कुछ लोग छिप गए थे। इसके अलावा आरोपी से पूछताछ और सबूतों की पड़ताल के बाद ये भी पता चला है कि आरोपी इससे पहले कभी भी सैफ अली खान के घर पर नहीं गया था। लेकिन 15 जनवरी की दोपहर शरीफुल इस्लाम ने टारगेट की पहचान करने की कोशिश की थी। इस दौरान जब वो सैफ के घर के बाहर से गुजरा तो सुरक्षा गार्ड की संख्या सिर्फ 2 थी और दोनों ही सुरक्षा गार्ड ज्यादा चौकन्ने नहीं थे। साथ ही आरोपी ने ये भी देखा कि इमारत के अंदर जाने के लिए साइड की इमारत या फिर पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, घटना स्थल के रिक्रिएशन के बाद भी मुंबई पुलिस को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब मिले हैं। और चलिए अब बात संभल की, जहां पर संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी। यहां पर टीम ने हिंसा के मामलों को लेकर बयान दर्ज किए हैं। जामा मस्जिद के हिंसा वाले इलाके और जामा मस्जिद में मुआयना किया और हिंसा को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने जहां संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ पर पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंसा एक सियासी साजिश थी जिसका पर्दाफाश होना जरूरी। देखिए। संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बयान दर्ज किए। हिंसा से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय आयोग की टीम संभल पहुंची। बयान दर्ज कराने के लिए बकायदा गेस्ट हाउस के गेट पर पोस्टर भी लगाया गया। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल हिंसा मामले में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए। संभल पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम ने सबसे पहले जामा मस्जिद का दौरा किया। न्यायिक आयोग की टीम करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रही। जामा मस्जिद परिसर को देखने के लिए गए थे कि अंदर क्या है और क्या कैसे कैसे है। अच्छा, आज बयान दर्ज कराएंगे, आप यहाँ आए हुए हैं? नहीं, आज हम आए थे ये देखने के लिए कि उसको बयान दर्ज कराने का प्रोसीजर क्या है। उसमें बयान एलपी हम जो देंगे तो वो स्टाम्प पर देना है या प्लेन पेपर पर देना है, सादे पेपर पर देना है। तो उसके लिए अब हम शायद नेक्स्ट वीक जब ये आएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया जांच आयोग ने कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब अपना बयान एलपी देंगे और बयान दर्ज करेंगे। आज नहीं, आज बिल्कुल क्लियर है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अभी गया था, अभी आ गया। जामा मस्जिद के दौरे के बाद न्यायिक आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद शामिल है। जिससे हर को लखनऊ न आना पड़े, उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा है। सर, कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहे। सर कहाँ का निरीक्षण किया अभी आपने? सब किया है आपने। आप लोग तो मौजूद थे ही, आप लोगों से अच्छा कौन जानता। संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से धरपकड़ जारी है। पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के आरोप में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर ही निशाना साधा है। गोली जो चली, आधी मरा जनता का, लड़ाई जनता और पुलिस की थी। अब पकड़ना है पुलिस को ही है, तो इसमें क्या कह सकते हैं। अगर जिन पर आरोप था वही जांच अधिकारी हैं तो फिर सही तो जांच होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हें सब मामला दुबई से, विदेश से, पाकिस्तान से गवर्न होता दिखता है। अगर आपको पकड़ लें, मुझे पकड़ लें तो स्वीकार तो मेरा आप भी कर लेंगे जब पुलिस के कब्जे में आ जाए।
वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है कि सियासी साजिश के तहत संभल को अशांत करने की कोशिश हुई थी। जानबूझकर भीड़ इकट्ठा करके कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की थी। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही आज कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संभल को अशांत करने का प्रयास किया गया, कोर्ट के निर्णय को पत्थरों से बदलने का प्रयास किया गया, वो सारी बातें आज प्रमाणित होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, ये पर्दाफाश होता जा रहा है कि ये पूरी भीड़ जानबूझ करके साजिशन इकट्ठी की गई थी ताकि कैसे कोर्ट के फैसले को बदला जा सके, कैसे जोर दबाव के आधार पर निर्णय लागू कराया जा सके, संविधान का पालन न हो सके, ये पूरा प्रयास था। और वो लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं, वही संविधान को तार तार कर रहे थे। योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन दंगों की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए किया है। डीएम, एसपी और मुरादाबाद रेंज के डीआईजी भी आयोग के प्रतिनिधि मंडल में साथ रहे। उम्मीद है कि न्यायिक आयोग की टीम की रिपोर्ट के बाद संभल हिंसा से जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।